जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज आपको बताते हैं मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक। मौद्रिक नीति, चलिए देखते हैं क्यों बनाई गई। ठीक, मौद्रिक नीति क्यों बनाई गई। भाई कोई भी चीज पढ़ रहे हैं उसके बनाने के पीछे कोई उद्देश्य है। ठीक। अब देखते हैं मौद्रिक नीति क्यों बनाई गई। जैसे आर्थिक उतार चढ़ाव जो होता है, कोई भी आर्थिक उतार चढ़ाव को प्रबंधित करने के लिए और मूल्य स्थिरता प्राप्त करने के लिए बनाई गई थी। ठीक। आर्थिक उतार चढ़ाव, आर्थिक उतार चढ़ाव को प्रबंधित करने के लिए और मूल्य में स्थिरता प्राप्त करने के लिए बनाई गई। तमाम चीजें उसकी दाम बढ़ते रहते हैं। मार्केट में देखते होंगे किसी किसी की चीज के जो दाम कई बार बढ़ते घटते हैं, तो उसमें स्थिरता प्राप्त करने के लिए और उतार चढ़ाव को रोकने के लिए नीति बनाई गई। ठीक। मूल्य स्थिरता, मूल्य स्थिरता को बनाने के लिए, तो जिसका अर्थ है मुद्रास्फीति कम और स्थिर है। ठीक। अब सवाल ये उठता है, ये मौद्रिक का अर्थ क्या होता है। ठीक। मौद्रिक, ये जो मौद्रिक है इसका अर्थ क्या होता है, चलिए इसे बताते हैं। मौद्रिक का अर्थ जो है धन से है। ठीक। इसका अर्थ जो है धन से है, या धन आपूर्ति, या धन आपूर्ति, धन या धन आपूर्ति से है। ठीक। एक एक चीज समझ लीजिए। ये मौद्रिक नीति क्यों बनाई गई, ये देख लिए आप। आर्थिक उतार चढ़ाव और इसको प्रबंधित मूल्य स्थिरता को रोकने के लिए, जिसका अर्थ है मुद्रास्फीति कम और स्थिर है। और मौद्रिक, मौद्रिक का अर्थ है धन से है या धन आपूर्ति से। ठीक। अब मौद्रिक नीति का जो है लक्ष्य क्या है, ठीक, इसको देख लेते हैं। तो एक चीज और देख लीजिए, मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी कौन लागू करता है, कौन लागू करता है। इसको जो आरबीआई लागू करती है। ठीक। इसको आरबीआई लागू करती है। अब तीसरा देखिए, इसके जो है लक्ष्य क्या क्या है। लक्ष्य में पहला पॉइंट देखिए, मौद्रिक नीति का जो है लक्ष्य क्या है, उद्देश्य अधिकतम रोजगार देना। अधिकतम रोजगार का लक्ष्य है। दूसरा जो है कीमतों को स्थिर रखना, कीमतें स्थिर, बढ़े घटे ना। उसके बाद मध्यम और दीर्घकालिक ब्याज दरों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया जाए। ठीक। तीसरा है मध्यम और दीर्घकालिक, दीर्घकालिक ब्याज दर को बढ़ावा दिया जाए। ठीक। चलिए हम मौद्रिक नीति विस्तार से समझते हैं। ये तो थोड़ा जो उसके बारे में इंट्रोडक्शन था। इसमें इंट्रोडक्शन में देखिए मौद्रिक नीति की परिभाषा है। चलिए पहले परिभाषा बता देते हैं। अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को, मुद्रा के प्रवाह को विनियमित, एक शब्द आया है विनियमित, इसका अर्थ क्या होता है।
चलिए इसका अर्थ बताते हैं, या ऊपर बता दे रहे हैं। इसका अर्थ जो है होगा, इसका अर्थ होता है नियम या कानून के अनुसार नियंत्रित या निर्देशित करना। कोई भी चीज है नियम या कानून के अनुसार, नियम या कानून के अनुसार नियंत्रित या निर्देशित करना, नियंत्रित या निर्देशित करना कोई भी चीज हो। ठीक, विनियमित करने वाली नीतियां, कहने का मतलब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो प्रवाह है, मुद्रा के प्रवाह को विनियमित करने वाली नीतियां जो है वही मौद्रिक नीति कहलाती हैं। अब विनियमित का मतलब जो है नियम कानून के अनुसार नीतियों को नियंत्रित और निर्देशित करना। ठीक, चलिए इसमें दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का निर्माण इंडियन इकोनॉमिक में, इंडियन इकोनॉमी में मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत मौद्रिक नीति समिति के द्वारा किया जाता है। या जो है 2 माह के बाद मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है, 2 माह पर। इसके द्वारा प्रति 2 माह, प्रति 2 माह पर जो है समीक्षा की जाती है, मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य, ठीक, उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य जो तरलता नियंत्रण करना या मुद्रा के प्रवाह का नियंत्रण करना, तरलता नियंत्रण या मुद्रा के प्रवाह का नियंत्रण। नियंत्रण, ये तो पहला पॉइंट होगा। इसमें दूसरा पॉइंट है मूल्य को स्थिर बनाए रखना, मूल्य को स्थिर बनाए रखना। ठीक, और तीसरा पॉइंट है आर्थिक वृद्धि करना। उसके बाद चौथा पॉइंट है पूर्ण रोजगार देना। उसके बाद जो है मुद्रास्फीति को कम करना। ठीक, यही सब इसके काम है, यही सब इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है। चलिए अब आपको बताते हैं, इसमें कुछ मेन पॉइंट है उसको बता देते हैं। ठीक, कुछ मेन पॉइंट है तो बताते हैं। कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कमेटी, कमेटी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। कमेटी का जो हिंदी शब्द है उसे सभा कहते हैं। ठीक, तो समिति का दूसरा नाम आयोग है। चलिए देख लेते हैं। कमेटी, कमेटी का जो है, ये जो कमेटी मतलब हिंदी शब्द इसका सभा है। हिंदी कमेटी ये है
एक एक शब्द का अर्थ समझ लीजिए। इसका नाम कमेटी है। कमेटी इसका हिंदी शब्द जो है, हिंदी शब्द सभा है, ठीक। कोई पूछ लिया। और समिति, समिति का जो है दूसरा नाम आयोग है। दूसरा नाम इसका आयोग है, ठीक। और समिति का अर्थ क्या होता है, समिति का अर्थ भी समझ लीजिए। समिति का मतलब जो किसी किसी काम या सेवा को करने के लिए चुना गया जो है, या कई लोगों का समूह होता है, ठीक। चलिए लिख देते हैं, किसी खास काम या किसी खास काम या सेवा को करने के लिए चुना गया लोगों का समूह। चुना गया लोगों का समूह, ठीक। यही है समिति। उसके बाद आयोग, समिति का दूसरा नाम आयोग होता है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, कमेटी जो है हिंदी शब्द जो है सभा होता है। कमेटी जो है इंग्लिश वर्ड है। चलिए देखते हैं, वैदिक काल में जो है सभा दो अलग अलग सदन थे। प्रारंभिक वैदिक काल में ये जो सभा आप पढ़े हैं ना, इसको दो थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में प्रारंभिक वैदिक काल में सभा के दो अलग अलग सदन थे। सभा के दो अलग अलग सदन थे, अलग अलग सदन थे, ठीक। पहली बार देख लिए सभा और समिति, एक तरफ सभा, सभा समिति, अभी क्लियर हो जाएगा। सभा जो वैदिक काल में थी, सभा वैदिक काल में जो समाज के पुराने सदस्य और सभा के भाग देते थे। मतलब जो सभा में थे समाज के पुराने सदस्य थे। पुराने सदस्य सभा में भाग लेते थे, ठीक। और इसमें जो है समिति में जो आम लोगों की सभा थी, जो बड़े बड़े लोग थे, आम लोगों की समिति मानी जाती थी, ठीक। इसमें दूसरा महिलाएं भाग लेती थी। ठीक। और समिति में राजा के महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, ठीक है। और सभा और समिति जो वैदिक काल में था, प्रारंभिक वैदिक काल में समझ में आ गया होगा। लेकिन आधुनिक काल में केवल जो है वही है सभा, सब लोगों के द्वारा चुना गया लोगों का समूह। चलिए अब आप इसको बताते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से था। ये तो एक थोड़ा हिस्ट्री था, मतलब समिति का मतलब क्या होता है। अभी कोई पूछ लिया आप मौद्रिक समिति पढ़ रहे हैं, मौद्रिक नीति हमने विस्तार से जो है पीछे बता दिया है। इसमें समिति जुड़ गया है, मौद्रिक नीति समिति। इसको देखिए बता दिए हैं समिति क्या है। और कमेटी मतलब इसका जो इंग्लिश शब्द कमेटी है, इसका जो है हिंदी नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक। और फिर उसके बाद वैदिक काल से भी इसको हमने जोड़ दिया, वैदिक काल से भी जोड़ के हमने पढ़ा दिया इसको। मतलब वैदिक काल में सभा और समिति दो तरह की थी। चलिए अब मौद्रिक नीति समिति पढ़ते हैं। ये पूरा इतिहास था पीछे का, अभी ये बेसिक जानकारी थी, बेसिक नॉलेज, ठीक। चलिए अब इसको जो है बताते हैं। इसमें पहला पॉइंट है मौद्रिक नीति समिति में भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का निर्माण। इंडियन इकोनॉमिक में इंडियन इकोनॉमी में मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1934 के तहत मौद्रिक नीति समिति के द्वारा किया जाता है।
ठीक, ये तो पहला पॉइंट हो गया है। तो दूसरा पॉइंट देखिए, फिर 29 सितंबर 2016 को 29 सितंबर 2016 को आरबीआई अधिनियम आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया। ठीक, 34 में संशोधन किया गया और संशोधन करके भारत सरकार के द्वारा मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। ठीक, इसके पहले सिर्फ आरबीआई मौद्रिक नीति बना सकता है। जो भारत सरकार के द्वारा मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया, इसके पहले आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता था। ठीक, लेकिन जो है 29 सितंबर 2016 से आरबीआई अधिनियम इसमें संशोधन किया गया, 1934 में संशोधन किया गया। संशोधन करने के बाद भारत सरकार के द्वारा मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया। इसके पहले आरबीआई बनाता था, भारत सरकार भी बनाता है। इसमें जो है 6 सदस्य होते हैं। इसकी संरचना देख लीजिए, संरचना। ठीक, 6 सदस्य होते हैं। इसमें जो है 3 आरबीआई के, 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट के, 3 सरकार के। इसमें जो है, जो आरबीआई का गवर्नर होता है, जो आरबीआई का गवर्नर होता है वही मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष भी होता है। ठीक, देख लीजिए, गवर्नर आरबीआई का, यही यही मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष होता है। ठीक, मतलब आरबीआई का जो गवर्नर होता है वही जो है मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष भी होता है। उसके बाद जो है इसमें एक डिप्टी गवर्नर होता है, डिप्टी गवर्नर भी होता है। ठीक, उसके बाद आरबीआई का एक अधिकारी होता है, एक अधिकारी। ठीक, तो इसके बाद सरकार की तरफ से, सरकार की ओर से नामित 3 सदस्य होते हैं। सरकार इसमें जो है जिन 3 लोगों के नाम की घोषणा कर देगा, उसके मतलब तीनों लोग तो जो है मौद्रिक नीति समिति के सदस्य होते हैं। कहने का तात्पर्य, सरकार की ओर से नामित 3 सदस्य होते हैं जिनके नाम की घोषणा कर दी जाती है। ठीक, ये मौद्रिक नीति आपका समाप्त हुआ। इसको नोट में देख लीजिए। पहला पॉइंट ये है कि मई 2016 में रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई ने अधिनियम 1934 को संशोधित किया गया है। संशोधित किया गया है। ठीक, जिससे लचीले निर्धारण ढांचे के कार्यान्वयन के लिए आधार प्रदान किया जा सके। ठीक, इसमें एक अधिनियम है जो कि मई 2016 में आरबीआई के द्वारा संशोधित किया गया। आरबीआई ने अधिनियम 1934 को संशोधित किया गया। इसमें क्या कहा गया कि जो लचीली मुद्रास्फीति है उसको कार्यान्वयन के लिए आधार प्रदान किया जा सके। उसके बाद दूसरा है जो संशोधित किया गया है,
जो संशोधित किया गया वह संशोधित आरबीआई अधिनियम में रिजर्व बैंक से परामर्श से प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार और भारत सरकार के द्वारा जो है इसका मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण करने का प्रावधान भी किया गया। ठीक, ये जो संशोधित किया गया है इसको यहाँ पे देख लीजिए। ये चलिए वैसे देख लीजिए, संशोधित आरबीआई अधिनियम में दूसरा पॉइंट देख लीजिए। संशोधित आरबीआई अधिनियम में रिजर्व बैंक के परामर्श से के परामर्श से प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार, ठीक, एक बार भारत सरकार के द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान किया गया। ठीक, मुद्रास्फीति निर्धारित करने का प्रावधान किया गया। ठीक, उसके बाद चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। इसके बाद जो है 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च जो है 2021 तक की अवधि के लिए, 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021, इसमें 5 वर्ष हो गया ना। 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए लक्ष्य के रूप में 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक, अब मुद्रास्फीति अधिसूचित किया गया। मुद्रास्फीति अधिसूचित किया गया, जिसमें ऊपरी सहनशीलता सीमा 6% और निचली सहनशीलता 2% होगी। ठीक है, चलिए इसमें जो है ये मेन पॉइंट था, ये देख लीजिएगा। इसमें जो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, यही 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा, जो कि बड़ी बड़ी एग्जामों में पूछा जाता है। उसके लिए जो छोटे छोटे एग्जामों में इसमें से जो है कम ही आएगा, जो हमने पीछे जो है मौद्रिक नीति पढ़ाया है उसमें से आएगा। चलिए आप आगे जो दूसरा, चलिए दोस्तों अब अगला पॉइंट देखते हैं, मौद्रिक नीति या शाख नियंत्रण के उपकरण। ठीक, यह शाख नियंत्रण उपकरण, ठीक, इंस्ट्रूमेंट मॉनेटरी पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट मॉनेटरी पॉलिसी यह 2 तरह का होता है। एक जो है परिमाणात्मक या मात्रात्मक तरीके का, और दूसरा होता है गुणात्मक या चयनात्मक। इसका भी 2 नाम है, परिमाणात्मक या मात्रात्मक, गुणात्मक या चयनात्मक। ठीक, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। आगे जो है इसमें आप लोग को पढ़ना है, गुणात्मक तरीके में पढ़ना है न्यूनतम सीमा या मार्जिन का निर्धारण। न्यूनतम सीमा या
सीमा का निर्धारण। ठीक। तो दूसरा पॉइंट पढ़ना है, नैतिक दबाव और साख राशनि। साख राशनि। तो परिमाणात्मक जो क्या क्या देखना है इसमें, जो है रेपो रेट या बैंक रेट देखना है। परिमाणात्मक में एक एक पॉइंट देखिएगा। बैंक रेट, बैंक दर। ठीक। उसके बाद तरलता समायोजन सुविधा, तरलता समायोजन सुविधा। उसके बाद तीसरा है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। उसके बाद सीमांत अस्थायी सुविधा दर। हम्म, सीमांत अस्थायी सुविधा दर। ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट हो गया, खुले बाजार की क्रियाएं। क्रियाएं। उसके बाद पांचवा पॉइंट है परिवर्तनीय कोष अनुपात। ये पांचों पॉइंट जो है पढ़ना है परिमाणात्मक या मात्रात्मक जो है तरीके से। अब इसमें देखिएगा जो तरलता समायोजन सुविधा, इसमें दो चीज आते हैं, एक रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट। तरलता समायोजन सुविधा में इसमें दो पॉइंट आते हैं। पहला है रेपो रेट। रेपो रेट, एक एक चीज को हम पढ़ेंगे। ठीक। तो इसमें दूसरा पॉइंट है रिवर्स रेपो रेट। ठीक। उसके बाद परिवर्तनीय कोष अनुपात में भी दो चीज पढ़ना है, CRR, CRR, CRR का मतलब जो कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मतलब नगद कोष अनुपात, नगद कोष अनुपात। ठीक। और वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात मतलब यही जो है इतना पढ़ना है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। मौद्रिक नीति या साख नीति के उपकरण जो है, ध्यान दीजिएगा, ये इन उपकरणों को पढ़ना है। ठीक। उसके बाद चलिए देखते हैं परिमाणात्मक या मात्रात्मक तरीके से। पहला पॉइंट ये है, चलिए इसको जो है यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं तरलता समायोजन सुविधा। ठीक। अब तरलता समायोजन सुविधा किसे कहते हैं, इसमें RBI द्वारा, चलिए देख लेते हैं डिफिनीशन इसका। आरबीआई द्वारा, आरबीआई द्वारा जो अल्पकालिक तरलता समायोजन किया जाता है, इसमें आरबीआई के द्वारा अल्पकालिक तरलता समायोजन। ठीक। इसके उपकरण कौन कौन से देख लीजिए। उपकरण है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, और इसको हमने आपको पहले पिछले वीडियो में बता दिया है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक। उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव उद्देश्य। उद्देश्य इसका क्या है, इसका उद्देश्य है मुद्रास्फीति का अल्पकालिक नियंत्रण करना। मुद्रास्फीति का इसमें 3 पॉइंट हैं। मुद्रास्फीति का अल्पकालिक नियंत्रण करना, और दूसरा पॉइंट है आर्थिक व्यवस्था का संतुलन बनाए रखना। आर्थिक व्यवस्था का संतुलन। ठीक। उसके बाद तीसरा पॉइंट है ब्याज दरों का नियमन करना। ब्याज दरों का
नियमन करना, यही इसमें तीनों पॉइंट हैं ऑब्जेक्टिव में, उद्देश्य में। चलिए अब आपको आगे पढ़ाते हैं रेपो रेट। ठीक, रेपो रेट पढ़ाएंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक, अब देखिए इसको जो ध्यान से जरूर देखिएगा, इसमें से सवाल आते हैं, बनते हैं। चलिए इसको अच्छे से बताते हैं, तो आप जवाब क्या देंगे। चलिए उदाहरण के माध्यम से ही बता देते हैं। मान लीजिए जो है आरबीआई है, ठीक, आरबीआई है, और यह पीएनबी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। यह आरबीआई के पास गया और कहा कि जो है 1,000 रुपये उधार दे दो। ठीक, 1,000 रुपये लेने पीएनबी बैंक आरबीआई बैंक के पास गया। ठीक, तो आरबीआई ने 1,000 रुपये इनको जो है दे दिया, 1,000 रुपये दिया किसको, पीएनबी बैंक को। तो आरबीआई ने पीएनबी बैंक से कहा कि हम तो पैसा दे रहे हैं, ठीक है, आरबीआई बैंक ने पीएनबी बैंक से कहा कि हम तो पैसा दे देंगे, ठीक है, लेकिन इसके बदले में आपको ब्याज देना पड़ेगा। क्या, ब्याज या प्रतिभूति। ठीक, इसी को जो है रेपो रेट कहते हैं। पीएनबी बैंक ने क्या दिया, प्रतिभूति। तो यही क्या है, रेपो दर है। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं, इंट्रोडक्शन। वह दर जिस पर, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को, वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूति के बदले, प्रतिभूति के बदले अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। ऋण प्रदान करता है। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब आरबीआई या जो है, या आरबीआई जो है प्रतिभूति लेगा पीएनबी बैंक से, प्रतिभूति लेगा, उसके बदले में इसको जो है पैसा देगा। ठीक, जैसे पंजाब नेशनल बैंक जो है इसके पास गया पैसा लेने, ठीक, पैसा लेने गया आरबीआई के पास, तो आरबीआई बैंक तुरंत कहेगा भाई इसके बदले हमको क्या मिलेगा, तो अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, पीएनबी प्रतिभूति देगा, उसके बाद तब जाके आरबीआई इसको पैसा देगा। ठीक, द्वारा जो ब्याज चुकाया जाता है, ठीक है, आरबीआई को बैंकों द्वारा जो ब्याज चुकाया जाता है, ये मेन पॉइंट है। मतलब आरबीआई को बैंकों द्वारा जो ब्याज चुकाया जाता है, जो वाणिज्यिक बैंक जो है उसको ब्याज देते हैं आरबीआई को, उसे आरआर कहते हैं, लेकिन यह सामान्य जो बैंक रेट से कम होता है, यह समानता, यह बैंक रेट कम होता है। ठीक, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देख लीजिए। इसका उद्देश्य, उद्देश्य जो है साख या तरलता को नियंत्रण रखना, मतलब लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, तरलता नियंत्रण, तरलता को नियंत्रित करना। ठीक, और सीआरआर जो है 4% होता है, आरआर रेपो रेट जो है 4% अधिकतम है। इसका प्रभाव देखिए, इसका प्रभाव आरबीआई इसको कैसे नियंत्रित करता है, इसको देख लीजिए। मान लीजिए आरबीआई है, आरबीआई है, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इंडियन इकोनॉमी, ये इंडियन इकोनॉमी है, ये आरबीआई है। अब देखिए जब आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, मान लीजिए आरबीआई है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, तो इसे क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं, जो कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, इसको ध्यान से विस्तार से भी पढ़ा है। अर्थात जो है आरबीआई बैंकों के माध्यम से मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करता। क्यों, आरबीआई सीधे जो हम लोगों, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए बीच में एक जो है डिस्ट्रीब्यूटर रखा है,
बैंक, बैंक है, क्या है, बैंक है। आरबीआई जो है बैंकों को नियम कानून और नीतियों को बना के देगा कि ऐसे ऐसे करिए, तब जाके जो है मुद्रा प्रवाह को रोका जा सकता है। तो ये बैंक जो है, जो भारत में जो है तमाम सारे बैंक हैं, उनको जो है वो जो वाणिज्यिक बैंक हैं, ये बैंक जो है उनको सीधे जो है नियंत्रित करने को कहेगा। अर्थात आरबीआई बैंकों के माध्यम से मुद्रा को नियंत्रित करता है। ठीक, अर्थात अर्थात आरबीआई आरबीआई बैंकों के माध्यम से मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करता है। ठीक, आरबीआई बैंकों के माध्यम से मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करता है, क्योंकि हमारा जो खाता सीधे आरबीआई में तो है नहीं कि हम आरबीआई सीधा जो है हमको नियंत्रित करेगी। ठीक, हम लोगों का खाता वाणिज्यिक बैंकों में है। इसका प्रभाव दो तरह से पड़ता है, जैसे रेपो रेट में वृद्धि जब करेंगे, ठीक, रेपो दर में जब वृद्धि करेंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा, और रेपो दर में जब कमी करेंगे तब क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें दो केस बनेगा। केस फर्स्ट है, क्या होगा अगर आरबीआई रेपो दर को बढ़ा दे, क्या होगा अगर बढ़ा दे। एक केस फर्स्ट है। केस दूसरा ये रहेगा, क्या होगा अगर आरबीआई रेपो दर को घटा दे। ठीक, मान लीजिए ये आरबीआई है, इन्होंने रेपो दर को बढ़ा दिया है। ठीक, ये रेपो दर को बढ़ा दिया गया है। तो जब आरबीआई ने रेपो दर को बढ़ा दिया गया, तो पीएनबी बैंक जो है, वो जो वाणिज्यिक बैंक है, मान लीजिए वाणिज्यिक बैंक पीएनबी बैंक है, तो यह जो है महंगा देगा ब्याज दर, महंगे ब्याज ब्याज पर लोन देगा। क्यों? क्योंकि जो आरबीआई से जो इसको मिल रहा है वो महंगी दर पर मिलेगा। पीएनबी बैंक को आरबीआई महंगी दर पर जो पैसा देगा, महंगी दर पर लोन महंगा मिलेगा। जब लोन महंगा मिलेगा तो पीएनबी बैंक भी जो है लोगों को अधिक ब्याज पर जो है लोन देगा, कस्टमर को लोन जो है ज़्यादा ब्याज दर पर देगा। ठीक, कहने का मतलब आरबीआई ज़्यादा ब्याज दर पर पीएनबी बैंक को पैसा जब दे रहा है, तो पीएनबी बैंक भी ज़्यादा ब्याज दर पर कस्टमर को लोन देगा। तो बैंक इंटरेस्ट रेट, अर्थात जिस ब्याज दर पर वह कस्टमर को लोन देगा, वह महंगा देने के नाते जो कस्टमर कहेंगे कि हम लोन नहीं लेंगे, भाई महंगा लोन मिल रहा है, तो कस्टमर लोन लेंगे, कभी नहीं लेंगे। इसका जो प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि लोन नहीं चाहिए। कस्टमर सीधा सीधा कह देंगे भैया इतना महंगे ब्याज दर पर हमें लोन दे रहे हो, हमें लोन नहीं चाहिए। तो कस्टमर कहेगा लोन नहीं चाहिए। ठीक, लेंगे तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा नहीं पहुंचेगी, जिससे मुद्रा की मात्रा में कमी आएगी, जिससे मुद्रा की मात्रा में कमी होगी। ठीक, उसके बाद तीसरा देखिए, लोगों की मांग कम होगी। भाई जब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो डिमांड भी कम होगा, तो लोगों की मांग कम होगी। ठीक, उसके बाद चौथा, मुद्रास्फीति भी कम होगी। भाई जब पैसा ही नहीं है तो मुद्रास्फीति अपने आप कम हो जाएगी। ठीक, उसके बाद पांचवा, नुकसान यह होगा कि निवेश नहीं कर पाएगा जो निवेशक है, निवेशक निवेश नहीं कर पाएगा। ठीक, उसके बाद छठा पॉइंट है, जिसे आर्थिक वृद्धि रुक जाएगी, या ग्रोथ जो है नहीं हो पाएगा, कम होगा। ये केस फर्स्ट था, ये पहला केस था। ठीक, अब चलिए दूसरा केस बताते हैं, केस नंबर 2। अगर जो है आरबीआई रेपो दर को घटा दे, आरबीआई रेपो दर घटा दे। ठीक, अगर आरबीआई रेपो दर को घटा देती है
तो RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या कम ब्याज दर पर लोगों को पैसा देगी, तो PNB बैंक पहुंचेगा, इसको जो है धड़ाम से जो बोरा बोरा पैसा भेजेगी। PNB बैंक को पैसा भी कम ब्याज दर पर मिलेगा, तो यह लोगों को जो है लोन भी कम ब्याज दर पर देगा। कस्टमर को लोन जो है, कस्टमर को लोन कम ब्याज दर पर देगा, तो जिससे जो है जब कम ब्याज दर पर लोन देगा, जिससे लोग जल्दी जल्दी पहुंचेंगे पैसा लेने के लिए, भाई बैंक कितने ब्याज दर पर पैसा दे रहा है, तो लोन लोगों को, लोन में वृद्धि होगी, मतलब लोन नहीं चाहिए, इसमें जो ब्याज दर बढ़ गया था, तो इसमें जो है लोन लोन ज़्यादा लोग लेंगे। ठीक, लोन ज़्यादा लोग लेंगे, जब ज़्यादा लोग लेंगे तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा बढ़ जाएगी, अर्थव्यवस्था में मुद्रा बढ़ जाएगी। ठीक, जिससे मुद्रा की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। अर्थव्यवस्था में मुद्रा बढ़ जाएगी, जिससे मुद्रा की मात्रा भी बढ़ जाएगी, तो लोगों की डिमांड भी बढ़ जाएगी और लोगों की मांग बढ़ जाएगी, धकाधक लोग खरीदारी करेंगे, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। और निवेशक जो है निवेश भी करेगा, निवेशक निवेश करेगा, जब निवेशक निवेश करेगा तो आर्थिक वृद्धि भी होगी, आर्थिक वृद्धि भी होगी, निवेशक निवेश भी करेगा। सेम केस फर्स्ट का उल्टा केस सेकेंड हो जाएगा। ठीक, ये था आपका रेपो दर, मतलब रेपो रेट। चलिए अब आगे बताते हैं रिवर्स रेपो दर, मतलब रिवर्स रेपो रेट, इसको आगे बताते हैं दूसरे वीडियो में।